Good morning students, welcome in today's session of business studies class. In this session we are going to start the last chapter of unit 5, that is delegation and decentralization. In today's session we are going to discuss the concept and elements of delegation. What is delegation? Delegation is the transfer of authority from superior to subordinate, entrustment of responsibility and creation of accountability for performance, which helps a manager to extend his area of operations, as without it his activities would be restricted to only what he himself can do. Delegation is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his time on high priority activities, or we can say that key areas of the organization. It also satisfies the subordinates' needs for recognition and provides them with opportunities to develop and exercise initiative. वेल स्टूडेंट्स, डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करता है, जिनकी वजह से अकाउंटेबिलिटी का क्रिएशन होता है. अगर सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे तो वो खुद जो है डेली रूटीन के टास्क में इतने ज़्यादा उलझे रहेंगे कि वो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ पर, की एरियाज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे. उनका जो मेन काम है प्लानिंग करना, वो उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे. जब प्लानिंग ही अच्छे से नहीं होगी तो हम उसे इम्प्लीमेंट किस तरह से कर पाएंगे? यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा. अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो, हाई स्कोर ऑफ सक्सेस रेट हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है? हमारे जो टॉप लेवल है, हमारे जो मैनेजर्स हैं, उनको हाई प्रायोरिटी एरियाज़ के ऊपर, की एरियाज़ के ऊपर फोकस करना होगा ताकि वो बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकें, अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर चेक कर सकें कि प्लानिंग को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये सब कुछ हमने कहाँ देखना है? डेलीगेशन में ही देखना है. क्यों? क्योंकि डेलीगेशन में हम अपने सबॉर्डिनेट्स को छोटे मोटे काम, स्मॉल एक्टिविटीज़, स्मॉल पावर्स उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो टॉप लेवल है वो अपना फोकस कहाँ करता है? मेन एरियाज़ के ऊपर, की एरियाज़ के ऊपर, हाई प्रायोरिटी एरियाज़ के ऊपर. अगर हमारे मैनेजर्स डेलीगेशन को यूज़ नहीं करते हैं, डेलीगेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, हम अपने अंडर काम करने वाले कुछ लोगों को कुछ पावर्स देंगे ताकि वो लोग कुछ डिसीजन खुद ले सकें. ठीक है, डेली रूटीन के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो टास्क हैं, उन्हें वो बहुत अच्छे से खुद परफॉर्म कर सकें विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सीनियर्स. अपने सीनियर्स को बार बार डिस्टर्ब ना करें. ठीक है, तभी हमारे सीनियर्स जो हैं वो की एरियाज़ के ऊपर फोकस कर पाएंगे. अगर आप डेलीगेशन नहीं करते हो तो आप डेली रूटीन के कामों में उलझे रहोगे और की एरियाज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाओगे. और दूसरा कंसेप्ट डेलीगेशन में क्या होता है? जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ पावर्स देते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, ठीक है, तो वो भी अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने लगते हैं. उनकी बिलोंगिंगनेस जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बढ़ जाती है. ठीक है, जब हमें उन्हें कुछ अथॉरिटीज़ देते हैं, उन्हें ये फील होता है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, हमारे को भी कुछ पावर्स मिली हुई हैं, हम भी कोई डिसीज़न ले सकते हैं, जिससे उनकी बिलोंगिंगनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है. अब ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हो, जब तक हमारा किसी के साथ बिलोंगिंगनेस नहीं होता ना, ठीक है, तब तक हम बहुत अच्छे से जो है कुछ भी नहीं कर पाते. मतलब अपनापन नहीं होता ना, जब तक हमारा उस काम के साथ कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, तब तक हम उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते. तो आप ये चाहते हो कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको कुछ पावर्स दो, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कंसेप्ट को यूज़ करो ताकि वो उनकी बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो, वो इनिशिएटिव लें. इनिशिएटिव लेने का मतलब है कि उन अपने न्यू आइडियाज़ को अपने मैनेजर्स के साथ शेयर करेंगे.
ठीक है। वो कब होता है ये सब कुछ, हम इनिशिएटिव काम को करने का कब लेते हैं, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंगिंगनेस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बच्चे आई थिंक आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक पिक्चर के साथ मैं और क्लियर करती हूँ आपको इसको। In simple word, delegation refers to the downward transfer of authority from superior to subordinate। ठीक है, हमने क्या करना है कि अथॉरिटी को सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर करना है, जो कि एक डाउनवर्ड फॉर्म में होगा, यानी कि टॉप लेवल से मिडिल लेवल पर, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पर। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, नो डेलीगेशन लीड्स टू ओवर बर्डन द मैनेजर। अगर आप डेलीगेशन को यूज नहीं करते हो तो हमारे मैनेजर क्या हो जाएंगे, ओवर बर्डन। ठीक है, कैसा होगा, ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी। ये एक मैनेजर है, ये एक टॉप लेवल का पर्सन है। ठीक है, ये कहता है कि सभी की सभी फाइल्स जो हैं मैं खुद चेक करूंगा। अब उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो फ्री हैं, वो गॉसिप में जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, ओवर बर्डन है, ये किसी अपने सबॉर्डिनेट को चेक ही नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे काम में उलझा हुआ है, इसके पास बहुत सारा फाइलों का ढेर लगा हुआ है जिसे इसे खुद चेक करना है, और इसके एम्प्लॉइज क्या हैं, फ्री हैं। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, किसी अपने एम्प्लॉइज़ को काम में लगाना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए कि अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और खुद जो है उसे क्या करना चाहिए, प्लानिंग फंक्शन को अच्छे से देखना चाहिए कि जो प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई गई है उसे हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट में उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये जो पर्सन है ये किस में उलझा हुआ है, फाइल्स में उलझा हुआ है। क्यों उलझा हुआ है बेटे, क्योंकि इसने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया है। तो इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है, अगर वो अपने सक्सेस रेट में बहुत ज़्यादा अच्छा रेट चाहते हैं तो। There are the three elements of delegation. One is authority, second is responsibility and third one is accountability. अब हम वन बाय वन बेटा इसको डिस्कस करते हैं। अथॉरिटी क्या होती है, सबसे फर्स्ट जब आप अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे। Authority refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position. अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी में हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ राइट्स दे रहे हैं कि आप उन राइट्स को यूज करते हुए, ठीक है, कुछ डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन वो डिसीजन लेने हैं आपने अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। आपको एक पर्टिकुलर दायरा सा दिया गया है, उसी के अंदर ही आपने डिसीजन लेने हैं। अगर आपके डिसीजन उससे बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने सीनियर्स की क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। It arises from the established scalar chain which links the various job positions and levels of an organization. In the formal organization, authority originates by virtue of formal position. The extent of authority is highest at top level management and reduces successively as we go down the corporate ladder. अब आप सभी को पता है स्केलर चेन क्या होता है। स्केलर चेन में जो है एक सीक्वेंस में, ठीक है, सभी एम्प्लॉय सेट होते हैं, सब एक सीनियर होता है, उसके अंडर दूसरा सबॉर्डिनेट काम करता है, उसके अंदर अगेन सबॉर्डिनेट काम करता है। ठीक है, इस तरह से एक चेन सी बन जाती है। एक पर्सन के अंडर बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, ए के अंडर बी काम कर रहा है, बी के अंडर सी काम कर रहा है, सी के अंडर डी काम कर रहा है। आपके माइंड में स्केलर चेन का डायग्राम आ रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है बेटा कि एक पर्सन जो सबॉर्डिनेट है, यानी कि बी जो सबॉर्डिनेट है, किसका सबॉर्डिनेट है, ए का। ए अथॉरिटी देगा किसको, बी को, बी अथॉरिटी देगा किसको, सी को। ठीक है, इस तरह से टॉप लेवल पर जो है अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम लैडर से नीचे आते जाते हैं, ठीक है, तो अथॉरिटी जो है वो, अथॉरिटी का जो लेवल है वो क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। जो ए है उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, उससे कम अथॉरिटी बी के पास है, उससे कम अथॉरिटी सी के पास है। ठीक है, तो इस तरह से स्केलर चेन जो है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस में स्केलर चेन के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस का बेस ही क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं होती है। अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वेरी सिंपल, टॉप कौन है, जो हायर लेवल पर है वो टॉप है, उसके नीचे जो काम कर रहा है वो बॉटम है, यानी कि सीनियर हैज अथॉरिटी ओवर द सबॉर्डिनेट्स। सीनियर्स ही जो हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमेशा आपने अपने माइंड में रखना है अथॉरिटी का जो फ्लो है वो क्या रहता है, टॉप टू बॉटम रहता है। नाउ कम टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। अब जो अथॉरिटी मिली है आपको, उस अथॉरिटी के आपके पास आते ही, सबॉर्डिनेट्स के पास अथॉरिटी जैसे ही आती है तो क्या क्रिएट हो जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी आपकी क्रिएट हो रही है, ठीक है। इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। जो ड्यूटी आपको असाइन की गई है उसके लिए आपकी क्या जिम्मेवारी है, वो आपको कब मिली? जब आपको अथॉरिटी मिली, ठीक है। अगर आप किसी को अथॉरिटी नहीं दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट नहीं होगी। इट अराइजेज फ्रॉम सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय हिज हर सुपीरियर, ठीक है। इसका जो ऑरिजन है वो कब होता है? जब एक सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होती है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जब डिजाइन किया जाता है, ठीक है, तो क्या क्रिएट होती है? सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होती है। और जैसे ही ये रिलेशनशिप क्रिएट होती है, सीनियर्स अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, कुछ टास्क असाइन करते हैं, कुछ ड्यूटीज असाइन करते हैं, और उन ड्यूटीज, उन टास्क को परफॉर्म करना हमारे सबॉर्डिनेट्स की क्या हो जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जिस भी पर्सन को जो भी काम दिया गया है वो उस काम को करेगा, ये क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस काम को करने के लिए उसे क्या दी गई है? कुछ पावर्स दी गई हैं। पावर्स मीन्स अथॉरिटीज दी गई हैं। इट फ्लोज अपवर्ड, दैट इज ए सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, ठीक है। अभी हमने अथॉरिटी में क्या पढ़ा था? टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी कहाँ आती है? ऊपर से नीचे आती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? इट फ्लोज अपवर्ड्स। अपवर्ड मीन्स सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। एक सबॉर्डिनेट को जो असाइंड हुई है ड्यूटी, जो एक्टिविटी, जो टास्क अलॉट हुआ है, उसे कंप्लीट करना उसकी जिम्मेवारी है, उसकी ड्यूटी है, और इसके लिए वो अपने सीनियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने जो टास्क उसे दिया है वो उसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। Come to the last element, that is accountability. Accountability means answerability for the final outcome of the assigned task. आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको अथॉरिटीज, पावर्स दी गई। जैसे ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती हैं तो किसका क्रिएशन होता है? अकाउंटेबिलिटी का क्रिएशन होता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, कि जो आपको टास्क अलॉट किया गया है उस टास्क का फाइनल आउटकम क्या है, आपने क्या काम किया है। द सबॉर्डिनेट विल बी एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस और ओमिशंस। अब सबॉर्डिनेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने सीनियर को ये बताएगा कि जो काम मुझे दिया गया था उसके फाइनल कंसिक्वेंसेस क्या रहे हैं, फाइनल रिजल्ट्स क्या रहे हैं, उसने क्या काम किया है, ठीक है, और उससे क्या क्या ओमिशंस हुई हैं, क्या क्या भूल चूक हो गई हैं, क्या क्या गलतियां हो गई हैं, ठीक है। ये सब क्या है? अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हमें आंसर करना है किसे? अपने सीनियर पर्सन को, जिसने हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इट अराइजेज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपको कोई टास्क असाइंड किया जाता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। टास्क आपको मिल गया, काम आपको मिल गया, एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने के लिए दे दी गई, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट हो गई। आप फाइनल आउटकम क्रिएट करोगे, ठीक है। उस फाइनल आउटकम से जो कंसिक्वेंसेस आ रही हैं, जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसे आप अपने सीनियर को बताओगे, ठीक है। अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं, कोई ओमिशंस हो गई हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेंगी? एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। इट फ्लोज अपवर्ड्स। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपवर्ड था, वैसा ही बेटा अकाउंटेबिलिटी का अपवर्ड रहेगा। माइंड में रखने हैं ये बातें। टॉप टू बॉटम क्या था? अथॉरिटी। फिर अगेन अपवर्ड्स में क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगेन अकाउंटेबिलिटी में भी क्या है? अपवर्ड मूवमेंट्स हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इट फ्लोज अपवर्ड्स, दैट इज सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। कि सबॉर्डिनेट जो है वो जवाबदार होता है, अकाउंटेबल होता है अपने सुपीरियर के लिए, ठीक है, कि मैंने जो
काम किया है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस काम को कंप्लीट किया है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ठीक है, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस के साथ ही किसका क्रिएशन होता है, अकाउंटेबिलिटी का क्रिएशन होता है। अब एक सीनियर पर्सन है जो अपने सबॉर्डिनेट को कह रहा है, यू आर द इंचार्ज ऑफ द प्रोडक्ट, आई एम हेयर इफ़ यू नीड मी, ठीक है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ये एक नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, आप आज से इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो, अगर कहीं पर आपको कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। सीनियर अपने सबॉर्डिनेट्स को ये लाइन जैसे ही कह रहा है तो किसका क्रिएशन हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का भी क्रिएशन हो रहा है। आपको उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दिया गया है कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है, और अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो आप अकाउंटेबल रहोगे। अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट हो जाता है तो एप्रिसिएशन भी किसको मिलेगा, आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स के लिए क्या रहते हो, अकाउंटेबल रहते हो। तो वेल स्टूडेंट्स, हमने डेलीगेशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, देन हमने उसके डिस्कस किए एलिमेंट्स, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब सभी ने इन सबको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, बुक में से थॉरो रीडिंग करनी है, इससे रिलेटेड MCQs, 1 मार्क क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डेलीगेशन का प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।